हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया था भैया अपने प्राचीन भारतीय इतिहास में। क्या क्या नहीं किया डिस्कस, सब कर लिया लगभग। हम गुप्त वंश पे पहुंच गए थे। गुप्त वंश को हमने देखा था कि भैया गुप्त साम्राज्य जो है 500 साढ़े 500 के आसपास बिल्कुल तबाही की कगार पे हो गया, पतन हो गया उसका और सारी चीजें हो गई। तो भैया उस जगह पे आखिर कौन आए, क्या हुआ, कैसा हुआ, तो हमें पता है कि उसके बाद आएगा पुष्यभूति या वर्धन, ठीक है, जो उत्तर भारत में हर्षवर्धन साम्राज्य करेगा। लेकिन क्या था कि भैया उसके पहले भी तो बीच में कुछ चेंजेस थे, कुछ छोटे छोटे नए राजवंशों का उदय हो चुका था जो गुप्तों के सामंत हुआ कर रहे थे, ठीक है। सो भैया हम यहाँ इस वीडियो में बात करेंगे किसकी, मौखरी राजवंश की। किसकी बात कर रहे हैं, मौखरी राजवंश। मौखरी का नाम तो सुना ही होगा आपने, सुना कि नहीं सुना, हम बता देंगे, डोंट वरी। मौखरी में हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके बाद जब हम पुष्यभूति या वर्धन वंश पढ़ेंगे, क्या पुष्यभूति या वर्धन वंश जिसको कहेंगे हम भैया, सो वो वर्धन वंश जो है, उस वर्धन वंश में ये मौखरी के आखिरी शासक होंगे ग्रह वर्मा। कौन होंगे, ग्रह वर्मा। और ये ग्रह वर्मा जो है वो वर्धन मतलब जो हर्षवर्धन है ना, हर्षवर्धन की जो बहन है जिनका नाम होगा राजश्री नहीं, राज्यश्री होगा वैसे, है ना। सो राज्यश्री से इनका विवाह होता है ग्रह वर्मा का। और इनकी क्या हो जाती है, बगल के शासक से लड़ाई हो जाती है। इस युद्ध में ग्रह वर्मा की मृत्यु हो जाती है और ग्रह वर्मा आखिरी शासक होते हैं मौखरी वंश के। तो भैया ये हमें क्या है कि एक दूसरे से जब उसको क्या जोड़ना पड़ेगा ना, तो हमें पता होना चाहिए कि मौखरी राजवंश क्या है। तो भैया छोटा सा राजवंश है, कोई बहुत बड़ा राजवंश है नहीं। जल्दी से वीडियो खत्म कर देंगे अपन, क्या है कैसा है देख लो भैया। देखो ये देख रहे हो उस समय का भारत, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे आ रहा कि नहीं आ रहा, हाँ भैया। सो ये कन्नौज के शासक कह रहा है, मथुरा कन्नौज वाले मौखरी, है ना, यही मौखरी राजवंश है जिन पे हमें चर्चा करनी। क्यों, क्योंकि ये पुष्यभूति वर्धन वंश जो है पहले हरियाणा के थानेश्वर में स्टैब्लिश होगा और फिर उन बगल की टेरिटरी है तो इनके वैवाहिक संबंध हो जाएंगे। अब वैवाहिक संबंध के अलावा समस्या क्या थी कि ये भैया जो लेटर गुप्त हैं, ये उत्तरवर्ती गुप्त कहलाते हैं, जो छोड़े मोड़े बचे थे, तो उसके शासक रहेंगे, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी है, उसके शासक रहेंगे देवभूति। क्या नाम है इनका, देवभूति। सो देवभूति से लड़ाई होगी, आखिरी शासक मौखरी के कौन, ग्रह वर्मा की, उनसे लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, इनसे वैवाहिक संबंध स्टैब्लिश हो जाएंगे, ठीक है। सो ये मृत्यु हो जाएगी। यहां आप देखेंगे भैया ये पूरा जो है क्या बोल सकते हैं इसको, जो पश्चिम बंगाल वाला लगा था, गौड़ साम्राज्य चलता था। इधर कौन सा साम्राज्य चल रहा है, गौड़ शासक रहेंगे शशांक। क्या नाम है इनका, शशांक। तो शशांक क्या है, इन दोनों की मित्रता रहेगी, है ना। तो वो पूरी कहानी अपन जो चर्चा करेंगे वो किसमें करेंगे, पुष्यभूति या वर्धन वंश में करेंगे। अभी अपन मौखरी वंश की बात कर रहे हैं, जो मथुरा या कन्नौज जिनने राजधानी स्टैब्लिश करी हुई थी बाद में, फिर वो मथुरा कन्नौज किसके अधीन आ जाएगा, हर्षवर्धन के अधीन आ जाएगा। तो इनकी ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है भैया। चलो देख लेते हैं मुखर इनके प्रारंभिक शासक हैं, तभी तो मौखरी नाम हुआ इनका, है ना। मौखरी राजवंश है, प्रमुख शासकों की हम बात कर रहे हैं। तो मौखरी वंश के संस्थापक कौन है भैया, ये कन्नौज में इनका मूल वंश स्टैब्लिश हुआ। कन्नौज आप बता रहे हैं भैया, कन्नौज ही अब आगे चल के लड़ाई का केंद्र होगा। तीन पक्षों में जो त्रिपक्षीय संघर्ष होगा वो कन्नौज को लेके होगा। तो भैया ये मूल संस्थापक मूल वंश कन्नौज का था और कौन है, मुखर इसके संस्थापक रहे हैं। लेकिन बिहार के आसपास का क्षेत्र हो गया जिसमें क्या क्या है, गया, बहुत गया जिसको आजकल हम कहने लगे हैं। राजस्थान में भी इसकी शाखाएं फैली हुई थी मौखरी वंश की, ठीक है भाई। पतंजलि भैया आपने पता है ना, ये सुंग वंश में जो पुष्यमित्र शुंग थे, उनके कौन थे, उनके समय के रहे हैं ये विद्वान, और इनके कोर्ट में रहा करते थे पुष्यमित्र शुंग के मित्र तो थे ही पतंजलि। इन्होंने महाभाष्य, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी उसमें महाभाष्य लिखा है, तो महाभाष्य में मौखरी शब्द का इस्तेमाल किया हुआ, उल्लेख किया हुआ है। ऐतिहासिक उल्लेख ज्यादा मिलता नहीं है मौखरी राजवंश का, ठीक है, समझ में आ गई। मुखर की बात चल रही है इधर। मुखर के बाद भी जो अन्य शासक रहे हैं वो भी छुटपुट रहे हैं, जैसे यज्ञ वर्मा, साइल वर्मा, अनंत वर्मा, ये शुरुआती शासक। उसके बाद वो भैया संस्थापक हैं, लेकिन वो अभी सामंत हैं। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र सत्ता एस्टैब्लिश कर ली हो, नहीं भैया, बिल्कुल नहीं करी। ये यज्ञ वर्मा, साहिल वर्मा उसके बाद के उत्तराधिकारी होते हैं मुखर के। ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत खास है, इसलिए ज्यादा लिखा नहीं है। गया के पास बराबर की गुफाएं आपने नाम सुना होगा, जो
दशरथ ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? दशरथ। दशरथ राम के पिताजी वाले दशरथ नहीं है, ये अशोक के उत्तराधिकारी है। अशोक मतलब मौर्य वंश वाले, ठीक है। सो ये पोते हुआ करते थे दशरथ, इसके अशोक के। तो दशरथ ने बराबर की पहाड़ियां बनवाई थी गया के पास, तो बराबर की और नागार्जुनी गुफाएं, ठीक है। सो वहां पे मौखरी वंश की 3 आरंभिक शासकों का उल्लेख है। ये 3 आरंभिक शासक हैं, यज्ञ वर्मा, साहिल वर्मा, अनंत वर्मा, ठीक है। इनका उल्लेख मिल जाता है। संभवतः अधीनस्थ शासक या सामंत रहे होंगे, ऐसा माना जाता है कि किसी के अंदर काम कर रहे होंगे, अधीनस्थ रहे होंगे। सामंत हो सकते हैं, सामंत, चूड़ामणि, इनने उपाधियां अपनी धारण करी हैं। तो समझ में आ रहा है कि भैया ये सामंत है, स्वतंत्र राजा नहीं थे, ठीक है। गया के पास के क्षेत्रों पर ही ये शासन करते थे। ऐतिहासिक स्रोतों में ज्यादा इनका उल्लेख हुआ नहीं, इनका भी ज्यादा उल्लेख नहीं हुआ, बस इनका नाम मिल गया है बराबर और नागार्जुनी पहाड़। नेक्स्ट जो राजा महाराजा हैं इनके उत्तराधिकारी हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा। क्या नाम है? हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा। कन्नौज की मूल शाखा से ये संबंध शासक हुआ करते थे। कौन? ये हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा, और मौखरी वंश के, है ना। और इन्होंने गुप्तों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। बाद में थोड़ी सी नोक जो हो चुकी थी भैया, अब क्या ही कर सकते हैं। नालंदा अभिलेख में इनका वर्णन मिल जाता है। सभी ने महाराज की उपाधि धारण करी है। महाराज मतलब अभी ये स्वतंत्र शासक है भैया, हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईश्वर वर्मा। समझ में आ गई कि नहीं है? चलो अब अपन फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट शासक आएंगे जो सच में काम कर रहे हैं भैया, क्योंकि अब ये स्वतंत्र हो गए, ठीक है। सो अब जैसे ईशान वर्मा है, ईशान बर्मन इनको कह रहे हैं। इनका शासन काल भैया 550 से 576, मतलब 26 सालों का इन्होंने शासन किया है। 26 ईयर्स, है ना, 26 साल ये शासक रहे हैं। ये मजूमदार साहब बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है। मजूमदार साहब बहुत बड़े इतिहासकार हैं, याद रखना। मौखरी वंश का शक्तिशाली और प्रथम श्रेष्ठ शासक है कौन? ईशान वर्मा, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है। हरहा ये जगह का नाम है जो बाराबंकी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहां पे एक अभिलेख जो प्राप्त हुआ है, उसमें इन्हें गोंडों हमें पता है ना, पश्चिम बंगाल के आसपास बंगाल वाले क्षेत्र में गोंड शासन चल रहा था। आंध्र प्रदेश वाले आंध्रों और मुलिकों पर इन्होंने विजय प्राप्त की है, ऐसे इस अभिलेख में जानकारी मिल जाती है। मगध पर भी इनका प्रभाव हुआ करता था। इन्होंने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। कहां पे? ईशान बर्मन ने मगध, ठीक है। मौखरी वंश के ये प्रतापी शासक है पहले ऐसे। उसके बाद सर्ववर्मन आएंगे उत्तराधिकारी के तौर पे। 576 तक तो उनने करा ईशान वर्मा, 76 से 80 तक, मतलब ज्यादा शासन नहीं किया, 4 वर्षों का शासन ही है, तो मतलब बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। मौखरी वंश का दूसरा शक्तिशाली शासक था। महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण करी हुई थी। उत्तर गुप्त राजा जो बगल में इनके उत्तर गुप्त चल रहे थे ना, पाटलिपुत्र के आसपास वाले इलाके में, उनका नाम है महासेन गुप्त। ये इनके समकालीन हुआ करते थे सर्ववर्मन, ठीक है। देववारनक ये जगह का नाम है, और नालंदा ये यहाँ पे अभिलेख प्राप्त हुए किसके? मौखरी वंश के। तो इन अभिलेख में सर्ववर्मन का उल्लेख किया गया है, ठीक है भैया। कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी? पुष्यभूतियों से मिलकर, पुष्यभूति समझ रहे हैं ना, अभी वो पुष्यभूति और वर्धन वंश वाले आएंगे। उन्होंने मिलकर दोनों ने क्या है, हूणों पर विजय प्राप्त कर ली थी। हूणों पे, हूण लोग भी आए थे, हमने बात करी शकों के बाद हूण लोग तो आई थे, है ना। तो उन पे विजय मिलकर करी थी इनने प्राप्त, ठीक है भैया। चलो सर्ववर्मन के बाद अवंती वर्मन आ जाएंगे। ये अच्छे शासक रहे हैं, 80 से 600 यानी 20 सालों का शासक इन्होंने करा है। 20 साल बहुत कम तो नहीं होते, अच्छे खासे समय होता है, तो 20 साल। मौखरियों का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन हुआ करता था? अवंती वर्मन ही हुआ करता था। राजा वर्धन वंश जो थे, कौन? शासकों से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। अवंती वर्मन नहीं तो अपने बेटे गृह वर्मा की शादी किससे करवाई थी? किससे करवा दी? यहाँ पे वर्धन वंश के शासक से। शासक से क्या मतलब? शासक की पुत्री से ना, है ना। प्रभाकर वर्धन की बेटी, राजश्री नाम था उनका, है ना। सो उससे वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। हर्षचरित मतलब अभी हर्ष आएंगे, हर्षवर्धन के हर्ष। तो हर्षचरित में जो दाढ़ है इस काल के मौखरी वंश की प्रशंसा करी हुई है उन्होंने। वो दाढ़ नहीं है, इधर बाण है, बाण भट्ट है, इन्होंने लिखा हुआ है हर्षचरित, है ना। सो बाण भट्ट ने क्या किया हुआ है कि मौखरी वंश के शासकों की प्रशंसा करी हुई है हर्षचरित में, ठीक है भाई। कोई दिक्कत परेशानी कहीं भी? अंतिम शक्तिशाली शासक हैं अवंती वर्मन, और आखिरी व्यक्ति जो है गृह वर्मन। इसके बाद तो खत्म हो जाएगा माहौल, क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद तो फिर क्या हो जाएगा? वर्धन वंश वाले अपने कब्जे में कर लेंगे यहाँ पे। 600 से 605, 5 वर्षों का ही शासन ये कर पाए भैया, कोई ज्यादा शासन कर नहीं पाए। तो मौखरी वंश का अंतिम शासक था कौन? अवंती वर्मन। उसका जो पुत्र है, मतलब ये आखिरी शासक ही कहलाएंगे गृह वर्मन। आखिरी शक्तिशाली शासक अवंती वर्मन के पुत्र हैं ये, है ना। नालंदा अभिलेख के अनुसार इसमें जानकारी मिलती है। पहले मगध का प्रशासक हुआ करता था कौन? गृह वर्मन।
अवंती वर्मन की मृत्यु के बाद कन्नौज का शासक बनेगा, ऑब्वियसली बात है, बेटा है तो बनेगा ही, प्रभाकर वर्धन, जो अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि वर्धन वंश के शासक उस समय चल रहे थे, प्रभाकर वर्धन। सो प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री से इसका विवाह होता है और रोहतासगढ़ जगह का नाम है जहां से एक मुद्रा प्राप्त हुई है इनकी। ग्रहवर्मन की कोई संतान हो नहीं पाई, नहीं थी। अतः 605 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो मौखरी वंश का पतन हो जाता है। अब क्या ही बचा है, मौखरी वंश इतना ही, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी याद रखना मौखरी वंश का नाम आएगा कहाँ, जब हम बात करेंगे हर्ष की या फिर वर्धन वंश की बात करेंगे, तो इसमें पूरी चर्चा होगी मौखरी वंश की, बार बार नाम आएगा तो हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये इतना ही है मौखरी वंश। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे भैया, अपन बात करेंगे वर्धन वंश की, पुष्यभूति या वर्धन वंश, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।